तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम टॉप 30 क्वेश्चन जीके के करेंगे, ठीक है, जो एसएससी के फेज 2 में पूछे गए थे। ठीक है, इसमें मैंने क्या करने का प्रयास किया है कि पहले मैंने टॉपिक बताया कि कहाँ से उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, उसके साथ प्रश्न के साथ तो आंसर भी बता दिया मैंने। फिर अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट वो बताए जो आने वाले क्वेश्चन में आपको 3 से 4 नंबर आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि जो भी मैं फैक्ट नीचे बता रहा हूँ अदर, वो फैक्ट होते हैं जो 2025-2026 में एसएससी ने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन के अंदर पूछ रखे हैं। जो एसएससी ने 3-4 बार क्वेश्चन पूछ रखे हैं उसको मैं अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट में बताने का प्रयास करता हूँ। तो इसमें क्या करता हूँ, मैं आपको पहले क्या करता हूँ 100% एनालिसिस बताता हूँ, वो तो बता ही रहा हूँ। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट वो भी बताऊंगा जो आने वाले एग्जाम में 3 से 4 नंबर आपको बिना किसी हेजिटेशन के दे सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों तक शेयर करना है ताकि उनको भी ये 100% जानकारी मिल सके। अगर कोई भी कमी रहती है फिर भी तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से पूछा गया था, ठीक है। उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था, कालबिलिया लोक नृत्य से क्वेश्चन था। उन्होंने पूछा था कालबिलिया किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो अपने राजस्थान का है, ठीक है। अब इसके इंपोर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे इसे किस नाम से जाना जाता है, सपेरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह कालबिलिया जनजाति द्वारा किया जाता है। या तो कालबिलिया जनजाति कह सकते हो या सपेरा जनजाति भी कह सकते हो, ठीक है। और वर्ष 2010 में यूनेस्को ने कालबिलिया को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंटेजेबल कल्चरल हेरिटेज, की सूची में भी शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने पूछा था पीएम यशवी योजना से क्वेश्चन था, ठीक है। उन्होंने पूछा था पीएम यशवी योजना का पूर्ण रूप क्या है, मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म थी पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया के लिए थी, ठीक है। अब किस किस कैटेगरी में दी जाती है वो भी देख लो आप। तो आप देखोगे इसके इंपोर्टेंट फैक्ट में यह योजना सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दी जाती है। कभी कभी इसका मंत्रालय भी पूछ लेता है। इसका उद्देश्य ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी क्षेत्र के मेधावी छात्रों को कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं की छात्रवृत्ति प्रदान करना इसका उद्देश्य है। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था पारस टेलीस्कोप से क्वेश्चन था, ठीक है। पारस की फुल फॉर्म क्या है ये देख लो आप देखोगे PRL एडवांस रेडियल वेलोसिटी अबू इसका इसकी फॉर्म होती है, ठीक है। आप देखोगे टेलीस्कोप भारत में कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो आप ये भी याद रख सकते हो, ठीक है। उन्होंने पूछा था कहाँ पर स्थित है ये, ठीक है। फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता, आप एडवांस में याद रख सकते हो। तो ये माउंट आबू राजस्थान में लगाया गया है, ठीक है। अब इसको इम्पोर्टेंट में आप देखोगे यह माउंट आबू की गुरु शिखर वेधशाला में स्थित है। समझ में आया, कहाँ पर है, माउंट आबू की गुरु शिखर जो वेधशाला वहां स्थित है, ठीक है। और इसका मुख्य कार्य सौर मंडल के बाहर जो नए ग्रह हैं उनकी खोज करना इसका प्रमुख उद्देश्य माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर से क्वेश्चन था, और कंप्यूटर में भी उन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा था। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से क्वेश्चन था। उन्होंने क्वेश्चन पूछा था MS पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड डालने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तो Ctrl+M का उपयोग किया जाता है। इसके इंपोर्टेंट फैक्ट में जो अदर शॉर्टकट की है इंपोर्टेंट वो भी देख लो आप। तो Ctrl+N ये भी इंपोर्टेंट बन सकती है। तो ये किस लिए काम में आती है, नई प्रेजेंटेशन फाइल खोलने के लिए काम में आती है। और जो Ctrl+S है वो फाइल को सेव करने के लिए काम में आती है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है, तो आप याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था पेरिस 2024 का जो ओलंपिक हुआ था उससे क्वेश्चन था, ठीक है। उन्होंने क्वेश्चन पूछा था पेरिस 2024 में ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था और किस खिलाड़ी ने एक ही संस्करण में 2 पदक जीते थे, तो 6 तो पदक जीते गए थे, ठीक है। और एक मनु भाकर थी, उन्होंने एक ही ओलंपिक का जो 2024 हुआ था उसमें 2 मेडल जीते थे, ठीक है। दोनों शूटिंग में जीते थे, ठीक है। इसके इंपोर्टेंट फैक्ट में और देख लो आप। तो भारत ने कुल 6 पदक जीते, जिसमें एक तो रजत था और 5 कांस्य थे, मतलब एक तो था सिल्वर और 5 था अपने वो ब्रॉन्ज थे। और ये सिल्वर किसने जीता था, वो नीरज चोपड़ा ने जीता था, ठीक है, ठीक है। अब आप देखोगे मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय स्वतंत्र की पहली एथलीट बनी, मतलब स्वतंत्रता के बाद एक साथ 2 मेडल जीतने वाली एकमात्र पहली महिला मनु भाकर बन चुकी है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो भी याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन पूछा था मोहन बागान एथलेटिक क्लब से क्वेश्चन था। उन्होंने क्वेश्चन पूछा था मोहन बागान एथलेटिक क्लब किस शहर में स्थित है, ठीक है। तो ये कोलकाता में स्थित है। और कब इसकी स्थापना हुई वो भी देख लो आप। तो आप देखोगे इसके इंपोर्टेंट फैक्ट में इसकी स्थापना 15 अगस्त 1819 को हुई थी, ठीक है। इसे भारत की राष्ट्रीय क्लब के नाम से भी जाना जाता है, और यह एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल क्लबों की सूची में भी प्रथम स्थान पे आता है। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछ रखा था इलाहाबाद स्तंभ से क्वेश्चन था, ठीक है। उन्होंने क्वेश्चन पूछा था इलाहाबाद किले में स्थापित होने के पहले
इलाहाबाद स्तंभ मूल रूप से किस स्थान पर था? तो वह कौशाम्बी में था। ठीक है, अब ये किसने बनवाया था वो भी इसके इंपोर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे इसके इंपोर्टेंट फैक्ट में इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। बाद में अकबर ने इसे कौशाम्बी से प्रयागराज इलाहाबाद में के किले में स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है, इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति खुदी हुई है। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में समुद्रगुप्त की सभी विजय बहनों को बताया गया है। ठीक है, समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था मुगल सम्राट में औरंगजेब से क्वेश्चन था। ठीक है, तो औरंगजेब में आप ये भी याद रख सकते हो कि 1707 में इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, इसमें क्या है ऑब्जेक्टिव पूछे, मतलब 3 ऑप्शन दे रखे थे, उनमें से कौन सा सही है वो पूछ रखा था। उन्होंने पूछा था औरंगजेब के बारे में कौन सा कथन सही है। ये तो ए था, बी था और सी था, मैं लिखना भूल गया इसमें। ठीक है, उन्होंने पूछा उसने 1679 में जजिया कर फिर से लागू किया था। ठीक है, सही है। उसने बीजापुर और गोलकुंडा पर विजय प्राप्त की थी, ये भी क्वेश्चन सही है। उसके लंबे दक्कन अभियान में मुगल साम्राज्य को आर्थिक और सैन्य रूप से मजबूत किया था, नहीं, गलत है। ठीक है, इसका आंसर था 1 और 2, उसके वहां पर तो उसको मजबूती नहीं घाटा का सौदा हुआ था। ठीक है, अब इसको इंपोर्टेंट फैक्ट और भी देख सकते हो औरंगजेब के बारे में। आप देखोगे औरंगजेब के दक्षिण भारत अभियान ने वास्तव में मुगल खजाने को खाली कर दिया था और साम्राज्य की पतन की शुरुआत स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था ओलंपिक में शूटिंग से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था निशानेबाजी में व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा थे। ठीक है, अब कौन से ओलंपिक में जीता और कौन से सन में जीता था वो भी देख सकते हो आप। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर बहुत मेहनत लगती है इसमें। ठीक है, आप देखोगे उन्होंने 2008 में के बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, और यह किसी भी व्यक्तिगत खेल में भारत का पहला स्वर्ण पदक माना गया था उनका। उसके पहले कोई स्वर्ण पदक नहीं आया था व्यक्तिगत रूप में, इंडिविजुअल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था केरल का प्रमुख त्योहार कौन सा है? ये भी एक आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। तो उन्होंने पूछा था राजा महाबली की याद में केरल में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? वह ओणम मनाया जाता है। अब ये कितने दिनों तक चलता है वो भी बनाता है, और इसे कौन से महीने में मनाया जाता है वो भी आप देख सकते हो। इसके इंपोर्टेंट फैक्टर में आप देखोगे ओणम केरल का एक फसल उत्सव है, क्योंकि ये फसल कटाई के टाइम में मनाया जाता है और यह 10 दिनों तक चलता है। ठीक है, यह मलयालम कैलेंडर के पहले महीने चिगम में मनाया जाता है। मान्यता क्या है इसकी? इसके दौरान राजा महाबली पाताल लोक से अपनी प्रजा से मिलने पृथ्वी पर आए थे। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था भारत की जो 3rd पंचवर्षीय योजना था उससे क्वेश्चन पूछा गया था। उन्होंने क्वेश्चन पूछा था भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कौन सी टाइम की है? 1961 से 1966 की। ठीक है, उसके टाइम अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, अब उसमें क्या क्या हुआ था वो सारी जानकारी इस वीडियो में बता देता हूँ 3rd पंचवर्षीय योजना की। इसका इंपोर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे नियम के अनुसार भारत का प्रधानमंत्री ही योजना आयोग का या अध्यक्ष होता है, जिसे अभी नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन आंसर हो गया। दूसरा आप याद रख सकते हो तीसरी पंच योजना की शुरुआत नेहरू जी के नेतृत्व में हुई थी, लेकिन 1964 में उनकी मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री इसके अध्यक्ष बन चुके थे। मतलब अध्यक्ष चेंज हुए थे कब हुए थे? 1964 में उनकी मृत्यु के बाद हुई थी। ये भी कभी कभी पूछ लेता है। इस योजना को गार्गिल गोडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि D.R. गोडगिल ने इसके उपाध्यक्ष थे। समझ में आया? ठीक है, तो इसके अध्यक्ष भी इंपोर्टेंट बन सकते हैं और उनके मरने के बाद जो आए थे लाल बहादुर शास्त्री वो भी इंपोर्टेंट बन सकते हैं और उनके उपाध्यक्ष भी बन सकते हैं। ठीक है, कभी भी ये तीनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था पंचवर्षीय योजना में फर्स्ट से क्वेश्चन था। उन्होंने क्वेश्चन पूछा था भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की समय अवधि कितनी थी? मैंने बताया था ये 1951 से स्टार्ट हुई थी और फर्स्ट 5 साल तक चलती है, तो 1951 से 1956 तक चली थी। अब ये किसके मॉडल पे बेस्ड थी और इसमें क्या क्या हुआ था वो भी देख सकते हो आप। तो यह योजना हेरोडोमर मॉडल पर स्थानांतरित थी, मतलब इस पे बेसिस थी। ठीक है, उसका मुख्य उद्देश्य कृषि का विकास करना था। इसके दौरान भाखड़ा नांगल और हीराकुंड जैसी बड़ी सिंचाई परियोजना की शुरुआत की गई थी, मतलब स्टार्टिंग ऐसे की गई थी। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था वो लैंग्वेज बिंदु से क्वेश्चन था। ठीक है, जो कि एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन था। उन्होंने क्वेश्चन पूछा था पृथ्वी से सूर्य पृथ्वी लैंग्वेज बिंदु L1 और L2 की अनुमानित दूरी कितनी होती है? तो 15 लाख किलोमीटर होती है, जिसे 1.5 मिलियन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके इंपोर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे भारत का आदित्य L1 मिशन इसी L1 बिंदु पर स्थित है। ठीक है, L1 बिंदु वह स्थान है जहां पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित हो जाता है, जिससे अंतरिक्ष यान एक स्थिर स्थिति में रह सकता है। मतलब मैं बताता हूँ इसका मतलब होता है कि
एक मात्र ऐसा बिंदु होता है जहाँ ये और ये बराबर कंडीशन में आ जाता है, तो वहां पर जो लैंड होता है वो अपना हवाई यान कर सकता है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था प्रयाग प्रशस्ति से क्वेश्चन था, जो कि एक बुक मान सकते हो उससे क्वेश्चन था। उन्होंने क्वेश्चन पूछा था इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख से प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है, को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया और उनका नाम अनुकरण किया? तो उन्होंने जेम्स प्रिंसेप ने किया था। अब जेम्स प्रिंसेप के बारे में इंपॉर्टेंट सारी बातें हम देख सकते हैं, ठीक है। आप देखोगे तो आप देखोगे इस शिलालेख की रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने संस्कृत में की थी। कभी कभी इसकी लैंग्वेज से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें सम्राट समुद्रगुप्त की विजय उपलब्धियों का वर्णन दिया गया है। जेम्स प्रिंसेप 1834 से 1837 के दौरान प्राचीन ब्राह्मण लिपि को डिस्कोड किया था, मतलब जो ब्राह्मण लिपि है उसको डिस्कवर इन्होंने किया था। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रपति की परामर्श शक्ति से क्वेश्चन था। उन्होंने क्वेश्चन पूछा था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है? तो वह आर्टिकल 143 की से ले सकता है। अब इसके इंपोर्टेंट जो भी इंपोर्टेंट आर्टिकल और बन सकते हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड वो भी देख सकते हो आप। तो आर्टिकल 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। और अध्यादेश किसकी द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इमरजेंसी के टाइम भी कभी कभी कर सकता है जब उसे लागू करना होनी है, ठीक है। आर्टिकल 72 ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये क्या है? राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है, तो वह किसी भी जो होता है ना कानून के द्वारा उनको क्षमा कर सकता है। जैसे अगर किसी को मृत्यु दी गई है तो वह उसे कारावास में परमानेंट बदल सकता है। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार से क्वेश्चन पूछा गया था। उन्होंने क्वेश्चन पूछा था किस चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार औपचारिक रूप से पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था? 1833 के एक्ट द्वारा कंप्लीट समाप्त कर दिया गया था। लेकिन जो 1813 का था वहां पर केवल चीन चाइना के साथ तो स्टार्ट था बस, ठीक है। आप देखोगे इसका इंपोर्टेंट फैक्ट में 1813 के एक्ट ने चाइना और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी सभी एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन जो 1833 का एक्ट था वहां चाय को और चीनी को दोनों को व्यापार को एकाधिकार संपूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था, जिससे कंपनी पूरी तरह से एक प्रशासनिक कंपनी बन गई थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी भी रूप से सारे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिए थे। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे भारत माता के चित्र से क्वेश्चन पूछा गया था। उन्होंने क्वेश्चन पूछा था भारत माता का प्रसिद्ध चित्र सबसे पहले किसके द्वारा बनाया गया था? तो वह अरविंद किसके अबिंदर नाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया गया था, ठीक है। गलती से गलत टाइप हो गया था मेरे से। इसका इंपोर्टेंट फैक्ट में देखेंगे कब बनाया गया था। तो यह पेंटिंग 1905 में बनाई गई थी। शुरुआत में इसे बंगा माता के नाम से जाना जाता था, जो बाद में भारत माता के रूप में प्रसिद्ध हुई, ठीक है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि इसमें हम पहले टॉपिक बताते हैं कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया, फिर इसका प्रश्न बताते हैं, फिर आंसर तो बता ही देते हैं। इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर में वो फैक्ट बताने का प्रयास करते हैं जो 3 से 4 नंबर आपको आसानी से दे सकता है। क्योंकि ये जो भी प्रश्न होते हैं 2025 के जो भी एसएससी ने क्वेश्चन पूछ रखे थे उन सभी का जो निचोड़ है, जो 4 से 5 बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन, उसको इस वीडियो में मैंने आपको कवर करने का प्रयास किया ताकि आपको आसानी से सब चीज मिल सके आपको। और आप देख सकते हो कि हमने एक सीरीज चला रखी है जिसमें हम 10 से 15 मिनट की रोज क्लास लेते हैं। अगर इससे देखते हो आप तो 3 से 4 नंबर आप आसानी से ले सकते हो, क्योंकि इसमें हम रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज चला रखी है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।